Hey everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss the class 11 psychology's human memory chapter, most important questions part 1. So आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन मेमोरी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये होगा हमारा पार्ट 1. इस लेक्चर के अंदर हम हमारे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. एंड एज यू ऑल नो कि जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 30 वर्ड्स में आंसर करना होता है. एंड जो हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो 3 मार्क्स के भी होते हैं, 4 मार्क्स के भी होते हैं. 3 मार्क्स को हमको 60 वर्ड्स में आंसर करना है एंड 4 मार्क्स को हमको 120 वर्ड्स में आंसर करना होता है. इज दैट क्लियर? और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखते हैं, कैसे आंसर लिखना है, क्या एक पैटर्न आपको रखना है, उन सारी चीजों पर डिस्कशन करते चलेंगे. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड आई होप सो कि ये जो चैप्टर है ह्यूमन मेमोरी, ये आपने कर लिया है पूरी तरह से कंप्लीट और आपकी मेमोरी में बढ़िया से है. तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. ओके, किसी तरह का कोई डाउट आएगा तो आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में. फाइन. So question number 1, who conducted the first systematic research on memory? मेमोरी के ऊपर सबसे पहली सिस्टमैटिक रिसर्च किसने कंडक्ट करी थी? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, एंड द नेम इज जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगॉस. The first systematic research on memory was done by a German psychologist of 19th century, Hermann Ebbinghaus. ठीक है. He carried out many experiments on himself and found that we do not forget the learned material at an even pace or completely. In the beginning, the rate of memory loss is fast, but later it stabilizes. तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने अपने ऊपर रिसर्च करी थी बहुत सारी, और फिर इन्होंने उस रिसर्च से कंक्लूजन्स बनाए थे कि जो भी आप लर्न करते हो वो आप एक पेस या बिल्कुल कंप्लीटली नहीं भूल जाते हो कि धीरे धीरे करके सब भूल जाओगे. स्टार्टिंग में भूलना बहुत, मतलब जो आप फॉरगेट कर रहे हो वो बहुत तेजी से होता है, लेकिन एक टाइम पर आके वो स्टेबलाइज हो जाता है और उसके बाद में आपका जो मतलब एक रेट ऑफ मेमोरी लॉस है वो स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. तो ये हमको बताया था हर्मन एबिंगॉस ने. अब क्योंकि सिर्फ इतना हम लिखते तो हमारे 30 वर्ड्स कंप्लीट नहीं होते, तो थोड़ा सा हमने उनके बारे में बता दिया कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट्स करके ये सारी चीजें की थी. Clear? Very good. Let's move on further. Next question. Define memory. Memory को थोड़ा सा डिफाइन करिए. देखिए, याद है ना, मेमोरी को ही डिफाइन करना है. जो आपकी मेमोरी है ना, जिस मेमोरी में आपने ये सब कुछ याद करके रखा है, उसे ही डिफाइन करना है. सो मेमोरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना एंड विच एंगेजेस ह्यूमन पावर. इट फंक्शंस टू सेव आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मेंटेन्स आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड हेल्प्स अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग डिसीजंस. तो मेमोरी जो है वो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो ह्यूमन पावर के साथ में एंगेज होता है. ये फंक्शन करता है हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेव करने के लिए और साथ ही साथ में हमारे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बना के रखने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लाइफ में डिसीजंस लेना, ये सब कुछ मेमोरी के थ्रू ही हो रहा होता है, क्योंकि वॉट एवर वी डू दैट गोज इनटू योर मेमोरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेमोरी. तो यहाँ पर आपको स्टेजेस ऑफ मेमोरी बतानी है और 3 इंडिपेंडेंट बट इंटर रिलेटेड स्टेजेस होती हैं. एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल. तो सबसे पहले आप एनकोड करते हो, फिर आप उसको स्टोर करके रखते हो, फिर आप उसको रिट्रीव करके रखते हो. एनकोडिंग में क्या एक चीज़ होती है कि आपने जो भी चीज़ को लेके आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये याद में रखना है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बर्थ डेट क्या है, मतलब उनका बर्थडे कब आता है. अब मान लो आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सभी मेंबर्स की आप एज ले लोगे और आप उसको एनकोड करोगे. एनकोड करने का मतलब क्या है कि हम समझ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ क्या रही है, इन्फॉर्मेशन में से क्या हमको लेना है, क्या हमको नहीं लेना. जैसे मान लो आपने अपनी दादी से पूछा कि दादी आप कब हुई थी, आपका बर्थ ईयर या बर्थ डेट क्या है, तो दादी ने कहा हमें तो याद नहीं है, एक बहुत ही अंधेरी रात थी और फिर ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. ये सब हमको नहीं जानना है, जो हमें जानना है वो है बर्थ डेट. तो सीधा उस एक चीज को लेना, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन आपको अपनी मेमोरी में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, वो पूरा आप एनकोड करते हो. फिर आप क्या करोगे, जो भी सारे बर्थ डेट्स हैं
आप इसको स्टोर करके रखोगे अपनी मेमोरी में, इसको याद करके रखोगे। और फाइनली रिट्रीवल मतलब जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो, जैसे मान लो फैमिली में किसी थर्ड पर्सन का बर्थडे आ जाता है तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो कि उनका बर्थडे आने वाला है या उनकी बर्थ डेट क्या है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एनकोडिंग स्टोरेज इन रिट्रीवल। ठीक है, आपको लगे तो आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। एग्जाम्पल में आप लिख दो, फॉर एग्जाम्पल encoding the birth dates of family members and then storing that information in the memory and then retrieving it whenever it is required. Clear? So ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया, ये आपका आंसर भी हो गया, सिंपल। ठीक है, चलो। नेम डिफरेंट मेमोरी सिस्टम्स प्रेजेंट इन स्टेज मॉडल। स्टेज मॉडल पढ़ा है हमने, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी सिस्टम्स हैं, वो आपको थोड़े से बताने हैं। तो देखो, एक होती है सेंसरी मेमोरी, फिर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। बस इसका बना देना एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो कैसे बना सकते हो वो बता रही हूँ। जस्ट डू दिस। आपने लिखा स्टेज मॉडल, ओके, एंड देन मतलब ब्रैकेट में यहाँ पे भले ही स्टेजेस, या फिर क्वेश्चन में वही पूछा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने ऐसे लिखा सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, फिर आपने लिखा शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर आपने लिखा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ऐसे करके 1 2 3 स्टेजेस आती जाती हैं। आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि जैसे हमारी सेंसरी मेमोरी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो कम हो जाती है और एलटीएम में और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप सेंसरी मेमोरी का साइज़ बड़ा कर दो, शॉर्ट टर्म का छोटा और एलटीएम का उससे भी छोटा। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। थोड़ा सा क्रिएटिव लगेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, सो देखो आंसर क्या लिखना है। एज पर स्टेज मॉडल देयर आर 3 मेमोरी सिस्टम। दे आर सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी कलेक्ट्स मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द सेंसेशन। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन कुछ समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन लंबे समय के लिए होती है। बस यही आपको लिख देना है यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? सो इन्फॉर्मेशन दैट सर्वाइव द कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन लिमिटेशंस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी फाइनली एंटर्स द लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह चुकी है, अब वो सीधे कहाँ पर जाने वाली है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन को रखने की कैपेसिटी आपके अंदर है कि इस इन्फॉर्मेशन को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। इट इज़ अ परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन दैट मे बी वेरी रिसेंट इंसिडेंट्स और वेरी डिस्टेंट इवेंट्स दैट माइट हैपन 10 years बैक। तो ये एक परमानेंट स्टोर हाउस होता है सभी इन्फॉर्मेशन का, और इसमें वो सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो शायद थोड़े समय पहले ही हुए थे या जो शायद 10 साल पहले भी हुए थे, है ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है और यही इसका सिग्निफिकेंस है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन, वेरी गुड। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। अभी तक 5 वेरी शॉर्ट हमने कर लिए हैं एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपको आंसर कैसा करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आता है और हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में तो मुझे बहुत सारा आता है। और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में इतना सारा पूछ लिया जाता है जिसमें आपको कम आ रहा होता है, मतलब आंसर आपको कम ध्यान है उसका या कम वर्ड्स हैं आपके पास लिखने को। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं वेरी शॉर्ट आंसर को ही आंसर करने में, मतलब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसी का आंसर लिखते रहते हैं। अब जैसे एक अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चलती हूँ कि आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क्स के, अप्रॉक्स मान के चल रही हूँ कि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको एक क्वेश्चन को आंसर करने में मैक्सिमम 5 मिनट्स लगना चाहिए। मैक्सिमम बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको लगने चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपका जो पूरा वेरी शॉर्ट है वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो स्लो राइटिंग भी करते हैं उनके हिसाब से भी अगर हम देखें तो 30 मिनट्स में आपका वेरी शॉर्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो फास्ट राइटिंग करते हैं जिनको सारी चीज़ें याद है उनके लिए तो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 क्वेश्चन ही तो हैं और वेरी शॉर्ट है, 2-2 3-3 मिनट लगना चाहिए एक आंसर को लिखने में। अब जनरली होता क्या है कि ये तो एक अप्रॉक्स 20-30 मिनट्स हमको लगना चाहिए 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर करने में। हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं 10 मिनट लगा देते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, फिर हमको लगता है ओ इसमें तो ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे जल्दी जल्दी करना है। फिर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ याद नहीं आता, मेमोरी काम नहीं करती ना, एकदम से आप उसके ऊपर प्रेशर डाल दोगे तो अब कुछ याद नहीं आ रहा। फिर थोड़ा सा टाइम उसमें लगे, पता चला 10 मिनट उसमें भी चले गए, 10-10 मिनट मतलब 20 मिनट आपने लगा दिए 2 क्वेश्चन को आंसर करने में। फिर आप और आराम से, क्योंकि क्या होता है
जब आपका पेपर स्टार्ट होता है और मतलब आपका टाइम स्टार्ट हो गया एग्जाम का और पेपर आपके सामने आया है, तो पहले तो आप वेरी शॉर्ट देखते हो, वेरी शॉर्ट वो सॉरी एमसीक्यू देखते हो। एमसीक्यू आप कर लेते हो फटाफट। मान लो 8 बजे पेपर स्टार्ट हुआ है, आप 8:45 तक एमसीक्यू कर लेते हो, जो खुद में ही बहुत ज़्यादा टाइम है, बट स्टिल आप लोग 8:45 बजा देते हो। फिर आपको लगता है अरे अभी तो 8:45 ही हुए हैं, 11 बजे तक पेपर है, आराम से देता हूँ। अब आप वेरी शॉर्ट लिख रहे हो, वेरी शॉर्ट करते करते आपने कितना बजा दिया, 9:45, 1 घंटा लगा दिया वेरी शॉर्ट में छोटे मोटे क्वेश्चन को आंसर करने में। अब आपने कहा ओ 9:45 हो गया, मतलब मेरे पास तो सिर्फ 1 आवर एंड 15 मिनट्स ही बचा है, अब जल्दी जल्दी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को वाइंड अप करता हूँ। बहुत गलत तरीका है ये। ऐसे में टाइम भी वेस्ट हुआ, लिख भी नहीं पाए, आता भी था, पेपर भी छूट गया। वो काम नहीं करना है। इसलिए आपके टीचर्स भी अक्सर आपको ये चीज़ें बोलते होंगे और मैं भी बोलती हूँ कि हमेशा एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत लगने वाली, वो पहले कर दो आप, क्योंकि जो शॉर्ट वाली चीज़ें होती हैं उसे आप लास्ट में फटाफट लिख के कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे फटाफट करोगे? मान लो कि लास्ट में आपके पास में बचे हैं 15 मिनट्स, ठीक है, लास्ट में आपके पास में कितने मिनट्स बचे हैं, 15 मिनट्स बचे हैं, और आपने देखा कि अभी तो आपके पास में 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं 6 मार्क्स के। एक क्वेश्चन नंबर 31 है और एक क्वेश्चन नंबर 32 है। आपने कहा ये दोनों क्वेश्चन तो रह गए, ये तो लॉन्ग है। अब एक अप्रॉक्स अगर हम मान के चले, एक मतलब स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का हम देखें तो उसको एक लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करने में 15 मिनट्स लगता है। अब आपके पास तो दो है, मतलब अगर आपका छूटा तो एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का छूट सकता है ना, क्योंकि आप जल्दी कितना ही जल्दी लिख लोगे तो भी नहीं लिख पाओगे, आप पूरी चीजें कवर अप नहीं होंगी, फिर मार्क्स कम आएंगे, है ना। दौड़ भाग के करोगे भी, कुछ भी करोगे तो भी एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो छूट ही जाएगा। मान लो कि अभी आपके पास में लास्ट में 15 मिनट्स बचे हैं और आपके पास में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। 2 मार्क्स वाले आपके पास में मान लो 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 15 मिनट्स में 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स मतलब जो 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस हैं वो आराम से हो सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी भी लिखोगे, थोड़ा स्पीड को अपने बढ़ाओगे भी, क्योंकि लास्ट में हम लोग बिल्कुल जो है खतरनाक बन जाते हैं, है ना, एग्जाम टाइम में बहुत तेजी में लिखने लगते हैं, तो आप इनको कर लोगे आंसर। और मान लो एक आध छूट भी गया तो कितना छूटेगा, 2 मार्क्स का छूटेगा, समझ रहे हो। इसीलिए अपना टाइम ना ऐसे क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट मत करा करो। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग आपको कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आपको कराते हैं, ये सब आप ही के लिए है कि प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने क्वेश्चंस को आंसर करने की, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है, देखो अच्छा चलो मान लो मैं तो सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ आपको, या मेरे से आप सोशियोलॉजी और पढ़ रहे हो, तो 2 सब्जेक्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको ट्रिक्स अपनानी है। आपके और भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस है आपका, हिस्ट्री है आपका, और मान लो आपका फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, सब है आपके। उसमें क्या करोगे, सेम स्ट्रैटेजी सब में अपनाओ, है ना। एक आध पेपर नहीं देना है हमको बहुत सारे पेपर देने हैं, तो सब में ऐसे एक स्ट्रैटेजी को अपनाओ। अपना ये जो पूरा 1 साल का टाइम आपको मिलता है ना, इसको पूरा पढ़ाई में अपने यूटिलाइज करो। और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है इसका जरूर ध्यान रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ टाइम इज मनी, तो टाइम का ध्यान हमको रखना है। ओके चलो, तो आई होप सो आपको समझ में आया है ना कि वेरी शॉर्ट को हमको कैसे आंसर करना है। बस जितना पूछा उतना लिखो, वर्ड लिमिट से एक्सीड मत करो। 30 वर्ड्स है ना, आप 25 से लेके 40 तक का आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में भी खत्म हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 तक भी जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 40 से अगर आप 60 कर दोगे तो आपने 3 मार्क्स का आंसर लिख दिया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको 60 वर्ड्स लिखने हैं, 2 मार्क्स में ही 60 वर्ड्स लिख दे रहे हो, तो 3 मार्क्स तो नहीं मिल जाएंगे, मिलेंगे तो 2 ही मार्क्स। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। ऐसा ना हो पता चला शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट दोनों की वर्ड लिमिट सेम ही होती चली जा रही है। फाइन, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू नो अबाउट कंट्रोल प्रोसेसेस। कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होते हैं, देखो एटकिंसन एंड शिफ्रिन, इन्होंने कंट्रोल प्रोसेसेस का आइडिया दिया था। विच फंक्शन टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेमोरी स्टोर्स। जो मेमोरी स्टोर से इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है तो उसको मॉनिटर कंट्रोल प्रोसेसेस करते हैं। और इसका आइडिया किसने दिया था, एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, है ना। और कंट्रोल प्रोसेसेस के बारे में इन्होंने बताया था, क्या बताया था, मॉनिटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें एक और चीज आप ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे लिखो, सेंसरी मेमोरी मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आप दिखा दो, ठीक है। सेंसरी मेमोरी से कहां पर गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से कहां पर जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में।
तो ये हो रहा है ना, इस तरीके से ही तो होती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको क्यों लार्ज बनाया, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैप्चर करती है, ये उससे कम इंफॉर्मेशन को करती है, और फिर ये उससे भी कम इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इन तीनों को, इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रेगुलेट कौन कर रहा है, तो लिख दो यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसेस। बस फ्लो चार्ट भी बन गया, आंसर भी हो गया, हाईलाइट भी कर दिया, पक्का है 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हम लोग 2 मार्क्स को ऐसे सोचते हैं, अरे क्या होगा 2 मार्क्स से, दो मार्क्स जोड़ो, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे करके अच्छे से आंसर लिखो। जितना क्रिएटिव आपकी कॉपी दिखेगी ना, आप मानोगे नहीं, आपके टीचर आपको उतना मार्क्स देंगे अच्छे से। और जहां उनको दिख जाती है ना कॉपी अच्छी नहीं है, ऐसे ही बस लिख दिया है, कहानी जैसे पूरी कॉपी में लिख दिया है, तो उनको गुस्सा आ जाती है, बोलते अरे यार अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है, सीरियसली मत लेना, लेकिन जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छा। मान लो आपको मम्मी रोज़ खाना खिलाती है ना, आपको मम्मी जब भी आपकी प्लेट सर्व करके देती हैं तो उसमें एक बोल में दाल होती है, एक साइड में जो है राइस रखे रहते हैं, एक साइड में चपाती होती है, एक साइड पे जो भी वेजिटेबल उन्होंने बनाया है, आपको सैलेड वगैरह देती है तो अलग से रख के देती हैं, है ना। तो आपको थाली देके बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह यार बड़ी अच्छी प्लेट आई है, मैं बढ़िया से खाना खाऊंगा, है ना, अच्छा लगता है। मान लो मम्मी आपको खाना कैसे दें, एक प्लेट लें, उसमें पहले चपाती रखें, उसके ऊपर पूरी सब्जी डाल दें, ठीक है, फिर उसके ऊपर राइस डाल दें, फिर उसी के ऊपर दाल डाल दें, उसी के ऊपर पूरा सलाद डाल दें, बोले लो खाओ, कैसा लगेगा। बोले मम्मी ये क्या कर दिया, आज तो आपने खिचड़ी बना दी, नहीं अच्छा लगेगा, पसंद नहीं आएगा ना। खिचड़ी ऐसे ही जो इन्विजिलेटर होते हैं ना, सॉरी जो आपके कॉपी चेकर होते हैं, उनको भी पसंद नहीं आता। ठीक है, तो खिचड़ी मत देना उनको, अच्छे से सर्व करके देना अपना आंसर, ताकि वो खुश हो जाएं आपकी कॉपी देख के। ओके, हमेशा के लिए बता रही हूँ, ये आपके स्कूल में एग्जाम दोगे उसके लिए भी, बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे उसके लिए भी, कभी किसी कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी बता रही हूँ। ओके ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चंकिंग, चलिए बताइए चंकिंग क्या समझते हैं आप। चंकी पांडे, मतलब ऐसे नहीं ऑफेंड हो जाएंगे चंकी सर जी, ठीक है, बताओ चंकिंग के बारे में क्या समझते हो आप लोग जल्दी से। So chunking refers to mainly grouping together. In chunking, smaller units are combined to form large chunks and chunking is used to expand the capacity of STM. Chunking में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है आपके पास में, इन सब को ग्रुप कर दो और STM की कैपेसिटी को बढ़ा दो। STM क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्लियर, इसे ही चंकिंग बोलते हैं। एक आधा एग्जाम्पल दे देना, सिंपल। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या होती है, जो वर्क कर रही है, जो काम करती है। देखो, अकॉर्डिंग टू बेडेले, द शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नॉट अ पैसिव स्टोर हाउस बट रादर वर्क बेंच दैट होल्ड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मेमोरी मटेरियल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली हैंडल्ड, मैनिपुलेटेड, ट्रांसफॉर्म्ड एज पीपल परफॉर्म वेरियस कॉग्निटिव टास्क। सो दिस वर्क बेंच इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। बोले ये देखो, ये जो STM है ना, ये वर्किंग मेमोरी है। ऐसा नहीं है कि STM में जो इन्फॉर्मेशन गई है वो बस STM में रहेगी ही, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हो, आप उसको मॉडिफाई करते हो, आप उसमें कुछ नए चेंजेस लाते हो, कुछ न्यू ऐड ऑन करते हो, सब कुछ करते हो। सो STM में सारी चीजें चलती रहती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, वर्किंग मेमोरी। किसने बोला इसको वर्किंग मेमोरी, बेडेले ने। क्लियर, गुड इनफ। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which component of working memory is called executive and why? वर्किंग मेमोरी का कौन सा कंपोनेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव इवन बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं। सोचो सोचो, कुछ याद आ रहा है। देखो, बैडेले ने बोला कि जो थर्ड कंपोनेंट है वर्किंग मेमोरी का, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है फ्रॉम फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशियल, स्केच पैड एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो चीज़ आपने सुनी है, जो चीज़ आपने देखी है, उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचाना है। तो ये काम जो है थर्ड कंपोनेंट करता है, और इसीलिए इसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। लाइक अ ट्रू एग्जीक्यूटिव, इट एलोकेट्स अटेंशनल रिसोर्सेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस इन्फॉर्मेशन नीडेड टू परफॉर्म अ गिवन कॉग्निटिव ऑपरेशन एंड मॉनिटर्स प्लान्स एंड कंट्रोल्स बिहेवियर। ठीक है, तो एक जैसे ट्रू एग्जीक्यूटिव होता है ना, सारी चीज़ों का एलोकेट करो, सबसे उनका काम करवाओ, तब जाके हमको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वैसे ही ये भी यहाँ पर करता है। ओके, क्या, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, एंड दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग का आइडिया किसने प्रपोज किया था। सो 1972, क्रैक एंड लॉकहार्ट, इन्होंने जो है आइडिया दिया था लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग का। इनकी थ्योरी बोलती है कि डीपर लेवल्स ऑफ एनालिसिस
प्रोड्यूस more elaborate, long lasting and stronger memory traces than shallow level analysis। बोलते हैं जब आप deep analysis करते हो ना किसी चीज़ का, ध्यान से उसको जानने की कोशिश करते हो, उसके हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हो, तो आपके अंदर एक बहुत ही elaborative, long lasting, strong memory डेवलप होती है rather than shallow level analysis। जब आप पढ़ाई करते हो, जैसे मान लो आप ह्यूमन मेमोरी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपने इसको सिर्फ याद करने के लिए एक बार पढ़ लिया है तो आपको एग्जाम तक शायद याद रह जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन मान लो आपने ह्यूमन मेमोरी को डिटेल में समझा है और हर एक चीज़ उसके बारे में जानने की कोशिश की है, उसको एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश की है, आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो डीपर लेवल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, क्रैक एंड लॉकहार्ट 1972। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एपिसोडिक मेमोरी कंटेन। एपिसोडिक मेमोरी के अंदर क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी के अंदर बायोग्राफिकल डिटेल्स होते हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड जो भी सारे मेमोरीज होती हैं वो एपिसोडिक मेमोरी के अंदर होती हैं, और इसीलिए ये जनरली जो है इमोशनल होती हैं नेचर में। जो भी आपकी लाइफ में होता है, जो भी आपने अपनी लाइफ में फील किया है, फेस किया है, वो सारी चीज़ें आपके एपिसोडिक मेमोरी में होता है। जैसे टीवी पे कभी कोई एपिसोड आता है ना, आज ऐसा हुआ था, कल ऐसा हुआ था, तो आपकी लाइफ की हर एक चीज़, डेली लाइफ में जो भी आप करते हो सब कुछ, वो आपके एपिसोडिक मेमोरी के अंदर रहता है। डिफाइन इम्प्लिसिट मेमोरी, गिव एन एग्जाम्पल। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, एक आध एग्जाम्पल देके इसको बताओ। देखो, implicit memory is a kind of memory that a person is not aware of it. It is a memory that is retrieved automatically. Implicit memory ऐसी मेमोरी होती है जिसको लेके आप अवेयर नहीं होते हो। ये वो मेमोरी है जो कि ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में आ जाती है, मतलब कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में है लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो कभी आप उसको कुछ कोशिश करते हो ध्यान करने की या किसी बात को सोचने की, तो वो एकदम से आपको याद आ जाती है, उसे इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। They lie outside the boundaries of awareness, that is we are not aware of the fact that a memory or record of given experience exist। कहीं ना कहीं ऐसे बोल लो कि आपके सबकॉन्शियस पार्ट में वो होती हैं, आप अवेयर नहीं हो उन चीज़ों को लेके, लेकिन वो आपके अंदर प्रेजेंट है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली वो आपको याद आ जाती है कोई चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क। सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो आपको बताना है। समझ में आ रहा है सारा कुछ, है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कहीं डाउट आएगा तो पूछ लेना तुरंत कमेंट सेक्शन में कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो, मैं कर दूंगी, ठीक है। सो देखो, सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सिमेंटिक मेमोरी। The participants are asked to indicate whether the given sentence are true or false। पार्टिसिपेंट को बोला जाता है कि बताओ ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है। तो जितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड करता है उतनी ज़्यादा, मतलब द बेटर द इंफॉर्मेशन नीडेड टू वेरीफाई दोज स्टेटमेंट्स इज रिटेन। जितना ज़्यादा तेज़ आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना ही तेज़ी के साथ में जो है इंफॉर्मेशन आपके, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है नीडेड टू वेरीफाई दो सेंटेंसेस इज रिटेन्ड, उस एक इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखा जाता है, ठीक है। उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके अंदर, मतलब ध्यान है, तभी आप उसको रिटेन कर पा रहे हो। तो इसे बोलते हैं सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क, और ये सिमेंटिक मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज प्राइमिंग यूज्ड फॉर। प्राइमिंग किस एक चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा आंसर कि प्राइमिंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट रिपोर्ट वर्बली। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप वर्बली नहीं रिकॉल कर सकते हो या रिपोर्ट कर सकते हो, उसे प्राइमिंग बोलते हैं। In this method, participants are shown a list of words such as garden, playground, house, etc. After that, they are shown parts of these words like gar, pla, ho, along with parts of other words they had not seen. Now, participants complete parts of seen words more quickly than the parts of words they had not seen. When asked, they are often unaware of this and report that they have only guessed. अब जैसे मान लो मैंने आपको ये words सिखाए हैं, garden, प्लेग्राउंड, हाउस, ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। अब ये भूल जाओ जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। मैंने कहा इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो, ये कुछ स्टार्टिंग के वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इसको पूरा कंप्लीट करो। वर्ड क्या है? तो आपने गार्डन पढ़ा था तो आप यहाँ पे गार्डन लिख दोगे, आपने प्लेग्राउंड पढ़ा था तो आप यहाँ पे प्लेग्राउंड लिख दोगे।
लेकिन ये दो वर्ड्स तो आपने पढ़े ही नहीं थे, है ना, पर एक अंदाज़ा अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। वो तो इसलिए क्योंकि आपको पता है, बट अदरवाइज आप इन दो वर्ड्स को ज़्यादा क्विकली कर पाओगे। तो इसे ही प्राइमिंग बोलते हैं कि पहले आपको सिखाया जा रहा है और फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो भी आपने वर्ड्स देखे हैं उसको पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को दिखा के बोलेंगे कंप्लीट करो। जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हमको इस बारे में पता ही नहीं था, हमने तो सिर्फ गैसिंग करके ही कर दिया था। तो इट इज़ समथिंग कि जिसे बोलकर आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है उसको प्राइमिंग बोला जाता है ना, तो उसको यूज़ मतलब मेजर करने के लिए हम प्राइमिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्कैमा? ये जो वर्ड है स्कैमा, आप इससे क्या समझते हो? अब देखिए स्कैमास क्या होते हैं आपके। सो according to Bartlett, schema was an active organization of past reactions and past experiences. past के जो reactions हैं, past के जो experiences हैं, उनका एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्कैमा होता है, ऐसा बार्टलेट ने कहा। स्कैमास का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज विच इन्फ्लुएंस द वे इन विच इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड, स्टोर्ड एंड लेटर रिट्रीव्ड। आपके जो भी सारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपका पूरा पास्ट का नॉलेज है, जो आपको मिल रही इंफॉर्मेशन में यूज हो रहा है, उसे बोलते हैं क्या? स्कैमा। जैसे एग्जाम्पल, जस्ट सपोज आपसे बोला जाता है कि इंडिया के मैप में जो महाराष्ट्र रीजन है वहां पर नागपुर में, ठीक है, अगर जैसे मैंने इतना बोला तो आपके माइंड में एक पूरा इमेज चल गया होगा। सबसे पहले आपको पूरा इंडिया का मैप दिखा होगा, फिर जैसे ही मैंने महाराष्ट्र बोला तो आपका एक जो पूरा फोकस है वो महाराष्ट्र वाले रीजन की साइड चला गया होगा, फिर उसमें नागपुर वाले रीजन की तरफ चला गया होगा। तो ऐसे करके क्या होता है, वो एक माइंड मैप हमारे मन में हर एक चीज का बन जाता है ना। अब जिसने इंडिया का मैप नहीं देखा उसके मन में नहीं बना होगा। आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपका घर जिस रास्ते से आता है उस रास्ते पर एक बहुत ही फेमस डेयरी है ना, तो आपको आपके घर का रास्ता याद आ जाएगा, और मान लो वहां पर कोई ऐसी डेयरी होगी भी तो आपको वो डेयरी याद आ जाएगी, क्लियर। या वहां पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव शॉप है तो आपको वो याद आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे ही बोलते हैं स्कैमा। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उसको इंटरप्रेट, स्टोर और रिट्रीव करके रखते हो। बार्टलेट ने इसको थोड़ा सा डिफाइन भी किया है। नाउ डिफाइन डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस। सो इट इज अबाउट कोडिंग both verbally and visually about the knowledge related to all definite objects and concepts that generate images. तो यहाँ पर आप क्या करते हो, वर्बली और विजुअली जो भी नॉलेज है रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स या कंसेप्ट उसको इमेजेस के फॉर्म में जनरेट करते हैं, तो इसको डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस बोला जाता है। व्हाट इज द बार्टलेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में बार्टलेट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सो बार्टलेट प्रपोज दैट मेमोरी इज एन एक्टिव प्रोसेस। स्कैमा अभी हमने डिस्कस करा, बोलते हैं कि मेमोरी जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है एंड दैट we have stored undergoes whatever we have stored undergoes continuous change and modification. So the information we memorize is influenced by the way we assign its meaning and also other cognitive processes. जैसे स्कैमा वो भी तो एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के थ्रू इंटरप्रेट, स्टोर करने की कोशिश कर रही है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बार्टलेट के कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको बताना है, बट वेरी शॉर्ट में बताना है। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, देखो, what is the reason for students who are well prepared but forget about after looking at question paper? क्या कारण हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, सब कुछ उनको याद रहता है घर से, जैसे आप भी जब एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपको सब याद रहता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर देखते हो भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एज तो वेल प्रिपेयर होते हैं लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सो stress and high anxiety are the main reasons for forgetting or loss of memory. जो स्ट्रेस लोग बच्चों को हो जाता है, जो हाई एंग्जाइटी उनको हो जाती है कि अरे एग्जाम पता नहीं कैसा आएगा, बहुत टफ होगा क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत ही टफ एग्जामिनेशन आने वाला है, वो तो पता नहीं पास हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कोई भी ऐसा कभी नहीं सोच रहा होता कि ईजी पेपर आएगा, सबको यही लगता है टफ क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही मुश्किल होगा, पता नहीं हुए कि नहीं होंगे पास, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। तो वो एक एंग्जाइटी मन में चल रही होती है और दूसरी तरफ स्ट्रेस तो रहता ही है। इसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। अक्सर आप किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस लोगे तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। तो जब बच्चे भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, थोड़े नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने की वजह से जो भी पढ़ा था वो सारा कुछ भूल जाते हैं, है ना। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट लेटर टेक्निक? गिव एन एग्जाम्पल। फर्स्ट लेटर टेक्निक क्या होती है? बहुत सिंपल है।
इस मेथड में आपको पिकअप करना मतलब पिक करना होता है फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का जो भी आप रिमेंबर करना चाहते हो, और फिर उसको अरेंज करना होता है अनदर वर्ड या सेंटेंस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ये देखना चाहते हो कि जो आपका रेनबो होता है उसमें कितने कलर्स होते हैं, तो आपने कहा 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, पर ये याद तो नहीं होगा ना, तो कैसे याद करें? तो सुनो, एक काम करना है, जितने भी वर्ड्स हैं आपको इन सबका फर्स्ट लेटर लेना है। जैसे वायलेट का वी ले लिया, इंडिगो का आई ले लिया, ब्लू का बी ले लिया, ग्रीन से जी, येलो Y, ऑरेंज O एंड R रेड। ठीक है, तो ऐसे हमने फर्स्ट लेटर सभी के ले लिए, और अब हम इसको एक वर्ड हमने बना दिया, एंड दिस इज व्हाट? विबग्योर। तो अब रेनबो के कलर याद करने के लिए आपने बचपन से यही सीखा है कि विबग्योर याद कर लो, सारे रेनबो के कलर्स याद हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप किसी चीज को याद करना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको याद करना है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके आसपास में और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई 5 आपको याद करने हैं, 5 या 6। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप भोपाल में रहते हो, है ना, और आपको ये याद करना है कि भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश में और कौन कौन से मेजर सिटीज हैं या मेजर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है किसी ना किसी चीज के लिए। तो आपने फॉर एग्जांपल भोपाल का तो बी ले ही लिया, आपने इंदौर का आई ले लिया, आपने उज्जैन का यू ले लिया, फिर आपने जबलपुर ले लिया, है ना, तो जबलपुर यहाँ लिख देती हूँ, उज्जैन यहाँ लिख देती हूँ, ये बीजू एक वर्ड बन गया। ऐसे करके आपको क्या करना है? फर्स्ट लेटर टेक्निक अडॉप्ट करनी है चीजों को याद रखने के लिए। क्लियर? गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट लेटर टेक्निक। इसका एग्जाम्पल देना था, एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, बचपन से यही पढ़ाते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू काउंटर इंटरफेरेंस एंड एनहांस मेमोरी? कैसे आप काउंटर करते हो इंटरफेरेंस को और अपनी मेमोरी को एनहांस करते हो? सो इफ यू कैन अरेंज योर स्टडी इन अ मैनर that you do not learn similar objects one after the other, then you will be able to counter interference and enhance memory. अगर मान लो आप अरेंज करते हो अपनी स्टडी को कि आपको इस तरीके से ही अपनी पढ़ाई करनी है, एंड आप डू नॉट लर्न सिमिलर सब्जेक्ट्स वन आफ्टर द अदर, एक सब्जेक्ट के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, तो आप काउंटर इन्फ्रेंस कर सकते हो, मेमोरी को एनहांस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आफ्टर प्रैक्टिसिंग मैथ्स study social science. If this is not possible, you can distribute your learning practice, that is giving yourself small rest periods while studying to minimize interference. जैसे ऐसा होता है ना कि आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हो, आप सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, आप साथ साथ में जो है मान लो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि कभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको साइकोलॉजी की कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, या कोई ऐसी बात याद आ रही है जो बार बार बीच में पढ़ने से हमको इंटरफेयर कर रही है। तो उस इंटरफेरेंस को रोका जा सकता है अगर आप अपने पढ़ाई करने के तरीके को एक बिल्कुल अरेंज कर दो एक मैनर में, और आप जो है सिमिलर सब्जेक्ट्स को वन आफ्टर द अदर नहीं पढ़ते हो, मतलब थोड़ा स्विच कर रहे हो। जैसे साइकोलॉजी पढ़ी, उसके बाद में थोड़ा मैथ्स वगैरह पढ़ लिया, है ना, या फिर अगर आपको नहीं भी पढ़ना है तो आपने क्या एक चीज करी कि आपने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है। तो इस तरीके से काउंटर इंटरफेरेंस नहीं होगा, मेमोरी एनहांस होगी। क्लियर? गुड। सब समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? ठीक है। सो हु डेवलप्ड द PQRST मेथड? PQRST मेथड को किसने डेवलप किया था? देखिए, थॉमस एंड रॉबिन्सन हैज डेवलप्ड a method that is called PQRST to help students remembering more. It stands for preview, question, read, self recitation and test. उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी या जो याद ही नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने बोला PQRST मेथड अडॉप्ट करो। प्रीव्यू करो जो जो पहले पढ़ लिया है सारा कुछ, फिर क्वेश्चन करो अपने आप से, फिर उसको रीड करने की कोशिश करो, फिर उसे रिसाइट याद रखने की कोशिश करो, फिर टेस्ट दो। तो अगर ये काम आप करते रहोगे तो आपको अच्छे से सब चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, दिस इज PQRST मेथड, एंड किसने दिया था? थॉमस एंड रॉबिन्सन।
सो व्हाट शुड बी डन टू रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड? लंबे समय तक चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके रखना है, तो कैसे रखोगे? LTM में तो रखोगे, लेकिन कैसे रखोगे? तो इफ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एट डीपेस्ट लेवल देन इट इज रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर आप उसको डीपर लेवल पर एनालाइज करने लग जाते हो तो वो लॉन्ग पीरियड तक रहती है, विच डिस्क्राइब्स दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स मीनिंग। हर एक इन्फॉर्मेशन का मीनिंग आपको समझना है, क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सब कुछ जब आप समझ लोगे तो आपको ये सब कुछ याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू यू मेजर मेमोरी यूजिंग फ्री रिकॉल मैथड? फ्री रिकॉल मैथड से आप कैसे मेमोरी को मेजर करते हो? तो फ्री रिकॉल मैथड में हम ये करते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कुछ कुछ वर्ड्स दे देते हैं, कुछ कुछ लिस्ट दे देते हैं, एक टाइम दे देते हैं, बोलते हैं इतने टाइम में इसको याद कर लो। फिर थोड़े टाइम बाद वो जब टाइम खत्म हो जाता है तो उनसे पूछते हैं कि बताओ आपने जो भी पढ़ा था वो सब आपको याद है या नहीं है। तो जितना ज़्यादा वो रिकॉल कर पाते हैं उतना ज़्यादा उनकी मेमोरी शार्प होती है। ठीक है, एक और कभी मैं ऐसे कुछ फ़ोन यूज़ कर रही थी तो मुझे एक वीडियो दिख गया, उस वीडियो में ऐसे बता रहे थे, तो मुझे एग्जैक्ट पूरा तो हमें याद रहता नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, तो कुछ कुछ मुझे भी याद है कि उसमें ऐसे बता रहे थे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कुछ काम करते करते कुछ भूल जाते हैं, अरे क्या बोलने वाले थे, अरे क्या करने वाले थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसे बोलूँ, अरे मुझे आपसे कुछ बोलना था, आपने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं अपनी बात भूल गई। तो मैंने कहा अरे मैं आपसे कुछ बोलने वाली थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपने कहा हाँ याद करो याद करो। तो मैंने कहा अच्छा छोड़ो ना, चलो नया काम, नई बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो आप इग्नोर कर देते हो ना कि जाने दो, जो हम याद कर रहे थे अब वो हमको याद नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उस बात को, तो इससे हमारी मेमोरी और ज़्यादा लैप्स हो जाती है। बेटर है कि जो आपको याद आप करने की कोशिश कर रहे हो, जो बात आपको ध्यान नहीं आ रही है आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, आप और ज़्यादा अपनी मेमोरी के ऊपर फोकस करो, और ज़्यादा उसको याद करने की कोशिश करो। थोड़ा 5-1 मिनट का टाइम ले लो लेकिन उसको याद करने की कोशिश करो, तो आपकी मेमोरी को ना धीरे 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 करके वो यूज्ड टू हो जाएगी कि जो भी है उसको तुरंत याद आएगा। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि भूलते जाओ भूलते जाओ भूलते जाओ, मेमोरी लॉस होती चली जाएगी, है ना। तो इसीलिए उसमें क्या करते हैं, आप रिकॉल करने की कोशिश करो। फाइन, ओके। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में पास्ट लर्निंग इंटरफेयर्स द रिकॉल ऑफ न्यूअर लर्निंग। आप कोई नई चीज़, ये आपकी पुरानी चीज़ जो आप सीख चुके हो, ये आप कोई चीज़ नई लर्न कर रहे हो। प्रोएक्टिव में ऐसा होता है कि ये पास्ट लर्निंग बहुत इंटरफेयर करती है और कोई नई चीज़ सीखने नहीं देती है। मान लो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, तो ये इंग्लिश बार बार में बीच में आएगी, आपको फ्रेंच नहीं सीखने देगी। इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। न्यूअर लर्निंग इंटरफेरेंस, द रिकॉल ऑफ पास्ट लर्निंग, इसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव। आपने कोई नई चीज़ सीख ली, अब आपने फ्रेंच सीख ली, अब मैंने आपको बोला कि इंग्लिश में आपको किसी से बात करनी है, तो इंग्लिश आपको याद ही नहीं आ रही क्योंकि फ्रेंच आपने इतनी ज़्यादा सीख ली। इसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन याद रखना है ना। हो सकता है इन पर शॉर्ट भी बन जाए, हो सकता है इन पर वेरी शॉर्ट भी आ जाए, बाकी जो आ सकता है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से सुने, क्वेश्चन आंसर से भी बड़ा है, सुनिए। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी इज द फोनोलॉजिकल लूप which holds a limited number of sounds and we do not rehearse they decay within 2 seconds. Which type of memory is discussed here? Name the other two components of it. पहला कंपोनेंट जो होता है वर्किंग मेमोरी का, उसमें फोनोलॉजिकल लूप होता है जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड आपको सुनाई देता है। अगर आप उसको रिहर्स नहीं करते हो तो आप उसको भूल जाते हो 2 सेकंड के ही अंदर। किस तरह की मेमोरी यहाँ पर डिस्कस हो रही है, और इसके 2 और भी कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट का नाम बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर इज, देखो मतलब द आंसर इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि सुनो, शॉर्ट टर्म मेमोरी आर, the other two components of short term memory are visual spatial sketchpad which gives visual and spatial information and control executive which organized information from phonological loop visual spatial sketchpad and long term memory। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐसा होता है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन आई, मान लो कोई साउंड आया, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत जल्दी उसको भूल जाओगे, 30 और लेस सेकंड्स में भी आप उसको भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको फोनोलॉजिकल लूप बोलते हैं। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक विजुअल स्पेशियल होता है जो विजुअल देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक स्पेशियल होता है, ठीक है, जो आपका इससे रिलेटेड है। तो ये 2 इसके पार्ट्स होते हैं। क्लियर, ये भी आ गया समझ में? ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और
इसी के साथ में हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। 25 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको, ठीक है। अब जितने भी आए अच्छे से उसको आंसर करना। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। यहाँ पे 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको अच्छे से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ में आंसर लिखना है। फ्लो चार्ट वगैरह भी आप बना सकते हो, स्पेशली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में, क्योंकि वहाँ 120 वर्ड लिमिट्स आपके पास में होती है। तो अच्छे से थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनकोडिंग इन डिटेल। एनकोडिंग को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। So encoding refers to a process by which information is recorded and registered for the first time so that it becomes usable by our memory system. Encoding में क्या होता है कि information जो है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे ये आपकी मेमोरी है, information आ रही है, हमने रिकॉर्ड कर लिया, रजिस्टर कर लिया पहली ही बार में, ताकि जब आप उसको यूज करना हो तो वो दोबारा से आपको यूज हो जाए। इसे बोलते हैं encoding. So whenever an external stimulus impacts on our sensory organs, it generates neural impulses, that is the way nerve cells communicate with one another. जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि न्यूरल इंपल्सेस हमारे अंदर डेवलप होने लग जाते हैं। मतलब किस तरह से हमारे जो नर्व सेल हैं वो एक से दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं। Now these are received in different areas of our brain for further processing. अब फिर ये हमारे ब्रेन में आगे चलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होता है ना, और ऐसे करके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती रहती है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जब इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, हमारे ब्रेन तक जाती है, प्रोसेस होती है, और ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में पहुंच जाती है। इस स्टेज में जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम रिसीव कर लेते हैं, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमको कैसी लग रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कभी आपने कोई सॉन्ग सुना है ना, कोई म्यूजिक, तो अब आपके अंदर जब वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचेगी तो आपका ब्रेन उसको फील करेगा कि वो आपको अच्छी लग रही है या वो म्यूजिक आपको अच्छी नहीं लग रही है ना। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी, उसका हम मीनिंग निकालेंगे और फिर उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। इस तरीके से एनकोडिंग होती है। इसको आप अच्छे से थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के भी दिखा सकते हो, थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, और जितना अच्छे से चाहो उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? सो दैट इज एनकोडिंग इन डिटेल। फाइन, नाउ यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा डिटेल में जाना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह भी देना है, और साथ साथ में फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बनाने हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। नाउ डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेंसरी मेमोरी। सो वी ऑल नो कि जो भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में एंटर होती है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में एंटर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपकी सेंसरी मेमोरी है, फिर ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ पर आती है? सेंसरी मेमोरी के अंदर। एंड इट हैज़ अ वेरी लार्ज कैपेसिटी बट इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है गैदर करके रख सकते हैं, लेकिन कितने समय तक? बहुत कम समय तक, इवन लेस देन अ सेकेंड, है ना। सो इट रजिस्टर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सेंसेस विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, एंड दिस सिस्टम इज रिफर्ड एज सेंसरी मेमोरीज और सेंसरी रजिस्टर बिकॉज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसेस आर रजिस्टर्ड हेयर एज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्टिमुलस। जैसे मान लो मैंने आपसे अभी कहा कि आपने कोई म्यूजिक सुना, कोई साउंड, है ना। अब ये जो म्यूजिक है ये सबसे पहले आपको ऑब्वियस है ईयर्स में जाएगा। ईयर्स का पूरा वर्किंग आपको पता है कि ईयर्स कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे जो है वो टिम्पैनिक कैविटी से पूरा पास ऑन होता है, ऑसल्स के थ्रू जाता है, फिर कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इंफॉर्मेशन आ गया आपके ब्रेन में, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा ना। ईयर इज वन ऑफ आवर सेंसेस, तो हमारे सेंसेस जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जाता है हमारी सेंसरी मेमोरी में, फिर वो यहाँ पर एनकोड प्रोसेस होता है। अगर हमको म्यूजिक अच्छा नहीं लगा तो आप तुरंत भूल जाओगे, अगर आपको अच्छा लगा, आप बार बार उसको सुनने की इच्छा रखते हो तो वो आपको याद हो जाएगा, और हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए, फिर वो शॉर्ट टर्म में जाएगा, और हमेशा के लिए अगर याद हो गया तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, है ना। तो सेंसरी मेमोरी में क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसेस से कलेक्ट हो रही है दैट कम्स इनटू सेंसरी मेमोरी, लेकिन ये बहुत ही कम समय तक के लिए रहती है, लेस देन अ सेकेंड, ज़्यादा देर तक नहीं रहती। आप मतलब आपके स्टिमुलस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत कुछ एनकाउंटर करते हो, बहुत कुछ आपके सेंसरी मेमोरी में जाता है, लेकिन सब कुछ आपको याद नहीं रहता, राइट। सो दिस सिस्टम इज रिफर्ड एज सेंसरी मेमोरीज और सेंसरी रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, seeing visual after images, that is the trail of light that stays after the bulb is switched off, and hearing reverberations of a sound after the sound has stopped, these are iconic और echoic sensory register। जैसे मान लो आपको लाइट में कोई चीज़ दिखाई जा रही है, फिर एकदम से लाइट बंद करेंगे तो उसकी आफ्टर इमेज आपको दिखेगी। कोई साउंड आपको सुनाया जा रहा है तो वो साउंड बंद होने के बाद भी उसके वाइब्रेशंस आपके मन में चलेंगे। सो दैट इज नथिंग बट सेंसरी मेमोरी। इज दैट क्लियर?
समझ में आया क्वेश्चन कैसे, आंसर्स कैसे लिखना है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना है। अभी तो हम वेरी शॉर्ट में बहुत ही छोटा सा आंसर लिखते थे, अब हमको उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, राइट, एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे से डिस्क्राइब करने हैं। ना क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब चार्ल्स एंड वॉरिंगटन्स केस स्टडी। इनकी केस स्टडी क्या थी उसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देखो हमने इनकी केस स्टडी पढ़ी थी, उसको समझते हैं। व्हाट हैपेंस इन द ईयर 1970। 1970 में चार्ल्स एंड वॉरिंगटन हैड referred the case of a man known as KF who damaged a portion of the left side of his cerebral hemisphere due to an accident। इसका एक एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में इसके ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट था या सेरेब्रल हेमिस्फेयर का जो लेफ्ट पार्ट था, ऐसे मान लो, ठीक है, मतलब डिटेल में, वो जो है डैमेज हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। नाउ दिस केस क्वेश्चन द स्टेज मॉडल assumption that informations are committed to LTM via STM because if KF's STM was affected how could his LTM be normal। अब इस एक केस में ये एक चीज बोली जा रही थी कि जो स्टेज मॉडल है, स्टेज मॉडल ये बोलता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगी सेंसरी मेमोरी में, फिर जाएगी STM में शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और फिर जाएगी LTM में। तो गोरे इस केस में हमको ये देखने को मिल रहा है कि इसका लेफ्ट साइड सेरेब्रल हेमिस्फेयर का डैमेज हो गया है, दैट मींस इसका STM डैमेज हो गया है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला जो पार्ट होता है वो इस साइड होता है, तो बोले कि ये आपका डैमेज हो गया है, तो अब इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, कैसे उसके LTM तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ऐसा मान लें क्या कि उसको मेमोरी लॉस हो चुका है, बट बिकॉज ऑफ KF's STM was affected how could his LTM be but other studies have shown that memory processes are similar irrespective of whether any information is retained for a seconds or for many years, and that memory can be sufficiently understood without putting them in separate memory stores. So these evidences led to development of another model of memory। तो जैसे स्टेज मॉडल बोलता है ना कि STM अगर डैमेज हो गया तो LTM तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब हमने बाद में और दूसरी स्टडीज को देखा तो हमने ये देखा कि मेमोरी प्रोसेसेस होते तो सिमिलर ही हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एनी इन्फॉर्मेशन इज रिटेन। मतलब अब इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में कितनी देर तक रह रही है, कितनी देर तक नहीं रह रही है, उन सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो मेमोरी का एक पूरा प्रोसेस होता है कि इस तरीके से मेमोरी आपके अंदर फिट इन होती है। अब इसी के साथ में बहुत सारी थ्योरीज हमने देखी, तो उसमें हमने बहुत सारी स्टडीज हमने की, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टोर है कि एक STM है, एक LTM है और उसी में ये वाली इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसी में ये वाली इन्फॉर्मेशन रहेगी। क्योंकि KF को हमने ये देखा था कि उसे भले ही उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी डैमेज हुआ हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको याद थी, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में थी। तो हाउ वाज दैट पॉसिबल, बिकॉज इस तरह का कोई मेमोरी स्टोर में सेपरेट करके इन्फॉर्मेशन रखना है, वो वाली चीज़ उतना नेसेसरी नहीं है। तो इससे ये समझ में आया कि स्टेज मॉडल जो था वो अपने आप में कंप्लीट नहीं था, तो फिर और दूसरी डेवलपमेंट मतलब थ्योरीज का डेवलपमेंट होता है रिलेटेड टू मेमोरी। ठीक है, यही चार्ल्स एंड वॉरिंगटन का एक्सपेरिमेंट था, इसको आप और अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ चैप्टर में। नाउ डिस्कस अबाउट डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्या होता है, देखो हमको पता है कि प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशन की। जिस इन्फॉर्मेशन पर आप जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे आप उतने टाइम तक वो आपकी मेमोरी में रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 है, उसको पूरा का पूरा पढ़ के आना, तो आपने चैप्टर नंबर 1 को बस एक आध घंटे के लिए देखा, जितना जितना आपको समझ में आया तो ओके था। नेक्स्ट डे जब आप पेपर देने गए तो शायद आप उतने अच्छे से सारी चीज़ें नहीं लिख पाए क्योंकि आपने बस थोड़ा बहुत देख लिया था। तो दैट मीन्स कि वो आपकी मेमोरी में थोड़ा सा ही गया। मान लो आपने 6-7 घंटा पूरा लगाया और बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को एनालाइज किया, एग्जाम्पल से रिलेट करा, उसको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया, और नेक्स्ट डे जब आप एग्जाम देने गए तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो दैट इज डीप लेवल प्रोसेसिंग, कि आप जितना डिटेल में किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करोगे वो उतने लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहेगा। सो वही डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होता है, बस इसको थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है। ठीक है, सो देखो, क्रेग एंड लॉकहार्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। द थर्ड लेवल इज दिस इन दिस मॉडल इज डीपेस्ट एंड इफ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड हियर इट इज रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। क्रेग एंड लॉकहार्ट एक थ्योरी बनाते हैं या पूरा लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग बताते हैं। इसमें जो थर्ड लेवल है वो है आपका डीपेस्ट लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लंबे समय तक रिटेन होती है, मतलब लंबे समय तक आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन याद रहती है। एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी इमेजिन कैट एज एन एनिमल विथ 4 legs, fur and a tail and invoke an image of a cat and connect that image with our experience, then word cat will be retained for longer period of time। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जब एक बच्चा होता है
उसको नहीं पता होता कैट क्या होती है, डॉग क्या होती है, हम उसको सिखाते हैं। हम उसको ऐसे सिखाते हैं कि बेटा जिसके 4 लेग्स होते हैं, जिसकी बॉडी पर फर होते हैं, 2 आईज होती हैं, छोटी सी नोज होती है, 2 ईयर्स ऐसे लंबे लंबे से होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में उसकी एक टेल होती है, वो साइज में थोड़ी सी छोटी होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कैट बोलते हो। तो अब इस तरह की इमेज आपके मन में आ चुकी है। अब जब भी आप रियलिटी में कभी किसी ऐसे क्रिएचर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैट है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये कैट है। ऐसे ही आप उसको सिखाओगे कि डॉग क्या होता है, तो डॉग के भी 4 लेग्स होते हैं, फर होता है, टेल होती है, आईज होती है, उसके भी जो है, बट वो कंपेयर्ड टू कैट साइज थोड़ा सा लार्ज होता है। अब देखो ब्रीड पे मत चल जाना, अलग अलग होते हैं, ठीक है, नहीं तुम लोग क्वेश्चन करने लग जाओ। तो ऐसे करके कुछ एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हो कि ऐसे करके हमको लंबे समय तक याद रहेगा कि इस तरह का क्रिएचर जो होता है वो कैट होता है। बचपन में आपको सिखाया गया था कि ये वाला क्रिएचर कैट है। आज आप कोई सेम वैसा ही नहीं बट दूसरा भी ऐसा कोई क्रिएचर देखते हो, एनिमल देखते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं ये कैट ही है, भले ही अलग तरीके का है लेकिन ये है कैट। तो वो आपको धीरे धीरे करके लर्निंग उस चीज़ की हो चुकी है ना। तो इसे बोलते हैं डीपेस्ट लेवल ऑफ processing. It implies that analyzing information in terms of its structural and phonetic features. उसके structure और उसके phonetic features के according अगर हम उस information को analyze करते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो shallower processing होती है, while encoding in terms of meaning. लेकिन अगर आप उसको उसके meaning के terms में समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ ऐसी है तो इसका क्या meaning है, इसे deepest level of processing बोलते हैं। इससे memory में आपके forgetting नहीं होता है, ठीक है, मतलब आप जो भी चीज़ आपने लर्न करी है वो आप नहीं भूलते हो। फाइन, समझ में आ गया, ठीक है, चलो समझ में आ रहे हैं ना कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज ट्रेस डिके, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस थ्योरी। ट्रेस डिके क्या होता है, इस थ्योरी के शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं वो आपको बताना है, ठीक है। देखो ट्रेस डिके का मतलब होता है, डिसयूज थ्योरी भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब होता है memory leads to modification in the central nervous system which is similar to physical changes in the brain. ट्रेस थ्योरी को डिसयूज थ्योरी भी बोलते हैं। फॉरगेटिंग की सबसे अर्लीस्ट थ्योरी है। फॉरगेटिंग मतलब जो भी चीज़ आपकी मेमोरी में है वो आप भूलते चले जा रहे हो। अक्सर होता है ना कि हम भूलने लग जाते हैं, हमको कोई नाम याद नहीं आता, कोई बात याद नहीं आती, तो फॉरगेटिंग हमारे अंदर होती है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि मेमोरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो हमारी फिजिकल चेंजेस के ही अकॉर्डिंग होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी मेमोरी में ट्रेसेस या फॉरगेटिंग होने लग जाती है। व्हेन वी डू नॉट यूज दीज मेमोरी ट्रेसेस फॉर लॉन्ग टाइम दे सिंपली फेड अवे एंड बिकम अनअवेलेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप आपकी पूरी बॉडी का यूज़ करते हो हर एक वर्क में, है ना, पूरा फिजिकली आपकी बॉडी जो है वो यूज़ होती है। जैसे सपोज आप ऐसे सोचो कि मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, किसी भी काम में भूल जाऊंगे कि लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट भी करता है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका लेफ्ट हैंड वर्क करना ही छोड़ देगा, ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलेगा लेफ्ट हैंड से रिलेटेड। वैसे ही हमारे मेमोरी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसमें से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम याद ही नहीं करते हैं या जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है, तो वो वहाँ रहते रहते एक दिन फेड आउट हो जाती है और उसको हम भूल जाते हैं, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गायब हो जाती है। कैसे हुई गायब? क्योंकि आप उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 8th में साइंस का कोई फॉर्मूला याद किया होगा, है ना, आपने 8th क्लास में कोई साइंस का कोई फॉर्मूला याद किया होगा, या 10th क्लास में आपने केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला याद किया होगा, है ना। अब 10th क्लास हो गई, कंप्लीट हो गया, 11th में आ गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, 1 आध साल करीब उस बात को हो चुका है, तो ऐसे में आपने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि अब आपने साइंस पूरी तरह से छोड़ दिया, आप ह्यूमैनिटीज़ में आ चुके हो, और मान लो आप उस चीज़ के बारे में कभी सोचते ही नहीं हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा और थोड़े टाइम बाद कि आप उसको कंप्लीटली भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस इन्फॉर्मेशन को कभी यूज़ ही नहीं किया, और इसे ही बोलते हैं ट्रेस डिके। क्लियर? इसे क्या बोला जाता है? और डिसयूज थ्योरी। तो डिसयूज थ्योरी अगर आ जाए तो ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना, डिसयूज थ्योरी इज द ट्रेस डिके ओनली। So this theory is inadequate on many grounds. So if this theory is true, then people who go to sleep after memorizing should forget more than those who remain awake because memory traces decay due to disuse. अब इस थ्योरी में कुछ शॉर्टकमिंग्स पूछी थी, है ना, देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा था ना, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या ऐसी चीज़ें हैं
जो सही नहीं है या जिन पर नहीं यकीन किया जा सकता। तो ये थ्योरी बड़ी इनएडिक्वेट है बहुत से ग्राउंड्स पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ये थ्योरी सच होती तो जो लोग रात में सो जाते हैं वो तो अपने पिछले दिन की सारी बातें जब नेक्स्ट डे उठेंगे तो सब भूल जाएंगे, क्योंकि उनने उसके ऊपर फोकस नहीं किया है। और जो लोग रात भर जागते हैं और अपनी सारी बातों को याद रखते होंगे उनको सब कुछ याद रहता होगा, क्योंकि उनने तो अपने पूरे टाइम मेमोरी के ऊपर फोकस किया है। तो इसीलिए मेमोरी ट्रेसेस जो है वो डिसयूज की वजह से हो रहे हैं, इसलिए इस थ्योरी को बड़ा ही अनएडिक्वेट माना गया। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आज रात में आपने जो भी सारा कुछ काम किया या आज पूरे दिन में आपने जो भी कुछ काम किया है वो सब आपको अभी याद है, रात में आप सो गए नेक्स्ट डे उठे तो आपको कुछ भी याद नहीं है। ऐसा डिसयूज थ्योरी बोलती थी कि जब तक यूज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। बट उनका कहना एक लॉन्ग टर्म वाला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी थी। रिजल्ट शो जस्ट द अपोजिट, दैट इज पीपल हु रिमेन अवेक आफ्टर मेमोराइजिंग शो ग्रेटर फॉरगेटिंग देन दोज हु स्लीप। मतलब थ्योरी में ये भी कहना था, जैसे मान लो आज आपने कोई चैप्टर याद किया, कल मैं उसका टेस्ट लेने वाली हूँ, आप रात को सो गए, नेक्स्ट डे आप उठोगे तो आप ये पूरा चैप्टर भूल जाओगे, है ना, क्योंकि आपने उस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, या आपने उसको यूज नहीं किया। और जो लोग रात में नहीं सोए उनको नेक्स्ट डे चैप्टर सारा कुछ याद था। तो ये ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। हमने स्टडीज़ में ये एक चीज़ को भी प्रूव किया है कि जो लोग अच्छे से अपनी प्रॉपर स्लीप लेते हैं उनको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं एज कम्पेयर टू दोज जो रात भर जागते हैं, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द ट्रेस डिके थ्योरी। फाइन, ओके, शॉर्ट कमिंग्स वगैरह भी इसके लिख देना, पॉइंट्स में लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the role of traumatic experiences in developing fugue state in a person? ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का क्या रोल होता है अगर आपको किसी पर्सन के अंदर फ्यूज स्टेट डेवलप करना है? तो देखो इसमें क्या होता है, traumatic experiences may cause psychological amnesia in some persons. Amnesia means selective overlooking or ignoring events or acts that are not favorable or useful to one's purpose or position. आपको मैंने इसको पढ़ाते समय एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको ये कहा था कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उसकी फैमिली है और वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है और वो अपनी मतलब अपना लाइफ जो है, अपना घर जो है उसने कहीं रोड साइड बना के रखा हुआ है और वो वहाँ पर रहता है। उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब जस्ट सपोज किसी दिन किसी एक एक्सीडेंट के अंदर मतलब वो अपने जॉब पर गया हुआ था, उसकी वाइफ रोड क्रॉस कर रही थी अपने छोटे बच्चे को लेके, और जस्ट सपोज कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वाइफ की और उसके छोटे बच्चे की डेथ हो गई। अब वो पर्सन इस चीज़ से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि घर में 2 बच्चे और थे। अब एक दिन और ऐसा होता है कि जैसे जैसे करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है, और एक दिन ऐसा होता है कि उसके मतलब बाढ़ वगैरह आ जाती है या सुनामी आ जाती है, उसमें उसके बाकी के जो 2 बच्चे थे उनकी भी डेथ हो गई। अब ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उसको लाइफ में आगे कैसे बढ़ने देंगे? या तो वो लाइफ में वहीं रह जाएगा, अब उसको लाइफ में आगे भी बढ़ना है, सब कुछ करना है, कभी ना कभी इन चीज़ों से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या, मान लो वो पर्सन ऐसा करे कि वो मतलब वो उस जगह को ही छोड़ दे और किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे स्टेट में जाके रहना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप सिलेक्टिवली ओवरलुक या इग्नोर कर रहे हो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स को, या उन्हें भूलना चाह रहे हो, ठीक है, जिनका मतलब जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जिनका कोई पर्पस नहीं है, जो आपकी लाइफ में सही नहीं है। अब आप सोचो, आपने जो खो दिया, अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? तो वो सिलेक्टिवली उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, उन चीज़ों को भूलना चाह रहा है। दूसरी सिटी में जाके रहने लगा, अपनी नई आइडेंटिटी के साथ में अपनी लाइफ को स्टार्ट करा, वर्क वगैरह करने लग गया वहाँ पे, ताकि थोड़ा खुश रह सके, ठीक है। तो इस एक स्टेट को बोलते हैं एमनीशिया, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल एमनीशिया लेकर आते हैं कि हम कुछ चीज़ों को भूलना चाहते हैं। एंड व्हेन सम इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस क्राइसिस इन लाइफ, दे आर कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ कोपिंग विद सच इवेंट्स। कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स लाइफ में ऐसे ऐसे क्राइसिस को फेस करते हैं कि वो उनके साथ में कोप अप ही नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते, इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाते। दे जस्ट क्लोज देयर आइज, ईयर्स एंड माइंड टू सच हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड टेक मेंटल फ्लाइट फ्रॉम देम, सो इट रिजल्ट्स इन हाईली जनरलाइज्ड एमनीशिया। तो जनरली जो लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आंख बंद कर लेंगे, मतलब ईयर्स बंद कर लेंगे, अपने माइंड में मतलब उन हार्श रियलिटीज़ के बारे में जो है मतलब मेंटल फ्लाइट करने लग जाते हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं भाग पाते, है ना। तो ऐसे में एमनीशिया जो है वो यहाँ पर आ जाता है, और एमनीशिया की वजह से एक पर्सन जो है इस तरह की फ्लाइट्स से बचने के लिए अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से भूलने की कोशिश करता है, अपनी पास्ट लाइफ को। इसे ही फ्यूज स्टेट बोलते हैं, ठीक है। रिजल्ट ऑफ सच फ्लाइट्स इज इमरजेंस ऑफ अ डिसऑर्डर नोन एज फ्यूज स्टेट। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप अपनी लाइफ के साथ में कोप अप नहीं कर पाते हो, तो एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसे फ्यूज स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये फ्यूज स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप
अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपना एड्रेस, सारी चीज़ें भूल जाओगे और एक नई लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। दे हैव टू पर्सनालिटीज एंड वन नोज नथिंग अबाउट द अदर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पर्सन है इसने अपनी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा फेस किया। मान लो ये पर्सन ए है ना, और यहाँ पर इसका नाम था राजू, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में ये सारा कुछ फेस किया कि वाइफ की डेथ होगी, बच्चों की भी डेथ होगी। इसने कहा मेरे से ये सब नहीं हो पा रहा, ना काम पे वर्क कर पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इसने अपना घर वर वहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके बी सिटी में रहने लग गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी पास्ट लाइफ का सब कुछ भूल गया, है ना, और अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ में जीना स्टार्ट कर दिया। मान लो यहाँ पर आके इसने अपना नाम श्याम रख लिया, अपनी नई आइडेंटिटी को जी रहा है। पास्ट लाइफ में जो भी कुछ था वो सब कुछ भूल चुका है, सब कुछ ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एक डिसऑर्डर उसको हो चुका है कि उसको पिछला कुछ भी याद नहीं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज व्हाट, फ्यूज स्टेट। क्लियर? ये भी लिख लोगे, मीनिंग में बताती चल रही हूँ, आपको बस पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। देखो एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप बस उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से कैसे फ्यूज स्टेट डेवलप होता है। यही सेम क्वेश्चन अगर 120 वर्ड्स में आ जाए तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, वो एग्जाम्पल आप इसमें पूरा नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आ गया सारा कुछ समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ लॉसी इन डिटेल। लॉसी मेथड को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करना है। सो वी विल राइट दैट, सो इन द मेथड ऑफ लॉसी आइटम्स वी वांट टू रिमेंबर आर कैप्ट एज ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ फिजिकल स्पेस इन द फॉर्म ऑफ विजुअल इमेजेस। जो भी चीज़ आपको याद करनी है उसको एक पूरे ऑर्डर में क्या कर देते थे, विजुअल इमेजेस के फॉर्म में उसको रख देते थे वहाँ पे। Now this method is useful in remembering items in a serial order। तो एक सीरियल ऑर्डर में हमको सारी चीज़ें याद हो जाती थी। इस मेथड में हम सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को उनके सीक्वेंस में, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करते हैं जो भी हमको रिमेंबर करने हैं, जो हमको याद रखने हैं, एंड देन फिर हम उनको पेयर करते हैं वन बाय देयर फिजिकल लोकेशंस। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमको जो भी सारी चीज़ें हमको याद करनी है वो हम याद कर लेते हैं। 2-4 चीज़ें इसमें याद रखोगे, फिजिकल स्पेस, विजुअल इमेजेस, स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। तो एक पूरे सीक्वेंस में फिजिकल स्पेस में विजुअल इमेजेस हम रखते हैं, उनको हम याद करते हैं और फिर हम उसको पेयर करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको पेयर करते हैं। क्लियर? ये लॉसी मेथड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, if we want to remember bread, eggs, tomatoes and soap for shopping, we just have to visualize bread and eggs in kitchen, tomatoes in fridge and soap in bathroom. So when we go to the market, we have all to do is take a mental walk from kitchen to bathroom, recalling all the items in your shopping list in a sequence। अक्सर हम लोग भी ये सारी चीज़ें करते हैं। मम्मी ने क्या क्या बोला था मार्केट से लाने को, तो पहले सारा कुछ याद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मम्मी ने 5-6 चीज़ें बोली, मम्मी ने कहा कि सुनो सोप भी लेकर आना और जो है क्या लेके आना, टोमेटोज भी लेके आना, एग्स भी लेकर आना, ब्रेड भी लेकर आना, और उन्होंने 2-4 काम और भी बता दिए। क्या बता दिए, क्या मंगा दी मम्मी लोग ठीक है। तो ऐसे 5-6 चीज़ें याद कर लो। फिर मम्मी ने अच्छा किचन से क्या क्या सामान मंगाया था, मम्मी ने बाथरूम से क्या क्या सामान मंगाया था, मम्मी ने हॉल का कोई सामान बोला था क्या, तो वो सारा कुछ याद कर लो और फिर वहाँ जाकर उन सारी चीज़ों को ले लो। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ये होती है आपकी क्या, लॉसी मैथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। पूजा का क्वेश्चन है ये, सुनो। Whenever Pooja sees the picture of the celebration of a 10th birthday, she can remember everything in minute detail. Explain the type of memory Pooja has. पूजा जब भी अपने 10th बर्थडे को रिकॉल करती है तो 10th बर्थडे पर क्या क्या हुआ था वो सारा मेमोरी उसको रिकॉल हो जाता है, सब कुछ उसको याद हो जाता है। तो भैया बताओ यहाँ पे पूजा की किस तरह की मेमोरी है। आप बोलोगे बहुत शार्प मेमोरी, सब कुछ याद रहता है उसको, बट इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे। सो देखो, दिस टाइप ऑफ मेमोरी ऑफ पूजा इज नोन एज फ्लैश बल्ब मेमोरीज। फ्लैश बल्ब मेमोरीज में क्या होता है, ये मेमोरीज बहुत ही डिटेल होती हैं, बहुत ही डिटेल। इनसे रिलेटेड आपको हर एक चीज याद रहती है। इट इज लाइक अ फोटो टेकन विद एन एडवांस्ड मॉडल कैमरा। Flashbulb memories are like images frozen in memory and tied in particular places, dates and times. People put in greater effort in the formation of these memories. बहुत ही डिटेल मेमोरीज होती हैं हमारी। ऐसा समझ लो कि हमारी मेमोरीज में एक इमेजेस की तरह है हमारी मेमोरी के अंदर, और पूरी अच्छे से सभी प्लेसेस, डेट, सारी चीज़ें उसमें टाइड अप होकर रखी हुई हैं। जब भी आप उसको याद करने की कोशिश करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही साथ में याद आ जाती हैं। Here flashbulb memories are frozen in Pooja's mind with the particular place of the celebration, timing of it and the friends who attended the party etc. in detail। यहाँ पर पूजा के साथ में क्या हो रहा है कि उसकी मेमोरी में ये फ्लैशबल्ब मेमोरी कहीं ना कहीं पर बिल्कुल फ्रोजन रखी हुई है, जहां पर उसको सब कुछ पता है कि सेलिब्रेशन कैसे हुआ था, कितने टाइम पर स्टार्ट हुआ था, कौन कौन फ्रेंड्स आए थे, किसने क्या क्या गिफ्ट दिए थे, सब कुछ उसको याद है ना। सो दस व्हेनेवर शी सीज द पिक्चर आफ्टर 1 minute द रिक्रिएशन ऑफ द सीन स्टार्ट्स इन हर माइंड। इज दैट क्लियर?
एनी प्रॉब्लम? हमारे साथ भी ऐसा होता है, एल्बम से कभी उठा के कोई इमेज देखते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं थे, तो उस एक टाइम पर हमको सारी चीज़ें याद आ जाती है ना, तो दैट इज़ नोन एज व्हाट? फ्लैश बल्ब मेमोरीज. Next question is about working memory and its components. So explain in detail about working memory and its components. Question number 34. क्या करोगे? सबसे पहले working memory क्या होती है ये बताओगे, फिर उसके components बताओगे. So working memory, a multi-component view of STM was proposed by Bedele, who suggested that STM is not a passive storehouse. देखो सबसे पहली चीज working memory के बारे में किसने बताया था? बेडले ने 1986 में, इन्होंने ही पूरी थ्योरी दी थी. ये बोलते हैं कि जो आपका STM होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो इसका अगर एक मल्टी कंपोनेंट व्यू हम देखें तो हम बोलेंगे कि ये एक पैसिव स्टोर हाउस नहीं है, बल्कि ये एक वर्क बेंच है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, है ना. मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है एक से दूसरी जगह में, उसमें जितने भी टास्क लगेंगे, ये सारी चीज़ें STM के अंदर होती हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो वर्क बेंच है STM, इसी को हम बोलेंगे वर्किंग मेमोरी, और इसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो बेडले ने STM को ही वर्किंग मेमोरी कहा था. बोलिए STM है, इसी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट होता है फोनोलॉजिकल लूप. इसमें स्पीच से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें आप सुन रहे हो उससे रिलेटेड होता है. तो ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड्स को ही होल्ड करके रखता है जब तक आप उसको रिहर्स नहीं करते हो. जैसे आपने जो भी चीज़ सुनी और आपने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, आपने उसको बार बार रिपीट नहीं किया, बोल के नहीं देखा, तो शायद आप उसको भूल जाओगे 2 सेकेंड्स के ही अंदर. दूसरा कंपोनेंट होता है विजुअल स्पेशियल. इसमें विजुअल स्पेशियल इंफॉर्मेशन होती है, एंड लाइक फोनोलॉजिकल लूप कैपेसिटी जो है इसकी भी बड़ी ही लिमिटेड होती है. अगर इस पर भी आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया तो 2-3 सेकंड में आप इसे भी भूल जाओगे. थर्ड जो होता है, इसको बेडले ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फोनोलॉजिकल विजुअल स्पेशियल के जैसे ही LTM तक होती है. मतलब ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोनोलॉजिकल विजुअल स्पेशियल एज वेल एज फ्रॉम LTM. यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है. जैसे एक ट्रू एग्जीक्यूटिव का काम होता है ना कि अपने सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करो, उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि हमको प्रॉपर जो है सारा वर्क हमारा हो जाए, उसको मॉनिटर करना, प्लान करना, कंट्रोल करना. ऐसे ही यहाँ पर भी होता है ना, मेमोरी के साथ में, कि आपके मेमोरी में जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है आप उसको अच्छे से मॉनिटर करते हो, प्लान करते हो, बिहेवियर को कंट्रोल करते हो. तो इसीलिए चीफ एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी. ठीक है, MCQ में भी हमने ये सारी चीज़ें की थी, वेरी शॉर्ट में भी हमने इसको डिस्कस किया था. सो आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट यू हैव इज एक्सप्लेन अबाउट आई विटनेस मेमोरी इन डिटेल. आई विटनेस मेमोरी क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है. नाम से ही जैसे सजेस्ट हो रहा है ना. देखो, कोर्ट प्रोसीजर्स कंसिडर्स टेस्टिमोनी बाय आई विटनेस ऑफ द ऑफेंस एज मोस्ट रिलायबल. कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं, कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो आई विटनेस होता है उसकी टेस्टिमोनी ज़्यादा होती है, कि आंखों देखी अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हुई है तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो. बट एक्सपेरिमेंट्स जो लॉफ्टस ने कंडक्ट किए थे और उनके कलीग्स ने, दैट आई विटनेस मेमोरी इज सब्सेप्टेबल टू मैनी रॉन्ग्स. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि A film clipping of a car accident was shown to participants. इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया लॉफ्टस ने. बोले कि क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो आई विटनेस मेमोरी होती है वही सच होती है, या उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपके आंखों के सामने दिख रहा है वो आपको गलत दिख रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है जो आपने अपनी आंखों के सामने देखा है उसको बताने में आपसे कोई गलती हो जाए? तो लॉफ्टस ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, है ना. तो उसके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक फिल्म क्लिप दिखाई. उस क्लिप में ऐसा था कि एक कार एक्सीडेंट हो जाता है. ठीक है, तो जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स थे उनको दिखाया कि एक कार एक्सीडेंट हो जाता है. अब इनसे 2 तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए. One is how fast were the car going when they smashed into each other. In other question, the verb smashed was replaced by contacted. एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितनी तेजी से कार जा रही थी जब वो आपस में भिड़ गए, है ना. और दूसरे क्वेश्चन में ये जो स्मैश वर्ड है, भिड़ना वाला जो शब्द है, इसको रिप्लेस कर दिया कॉन्टैक्टेड से, कि जब उनकी कार आपस में मिलती हैं तब उनकी कार की स्पीड कितनी थी. तो आप देखो दोनों क्वेश्चन में पूछने का तरीका बहुत अलग है. पहले वाले में मैंने पूछा कि कार की स्पीड कितनी तेज थी जब कार आपस में एक दूसरे से भिड़ गई, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा कि कार की स्पीड कितनी थी जब वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं. So there is a difference between both of these words.
सुनने में बहुत अलग होता है। जैसे मैं आपसे कभी कहूँ कि आपकी टीचर आपको बहुत ज़्यादा डांटती है क्या, तो शायद आप भी थोड़े से अग्रेसिव हो जाओगे कि हाँ यार शायद डांटती है कि वो कभी कभी गुस्सा कर देती है। और जैसे मैं आपसे पूछूँ कि आपकी टीचर तो बहुत स्वीट है ना, तो आपका फोकस मतलब जिस तरह का क्वेश्चन आता है अक्सर हमारा माइंड उसी तरफ पे डाइवर्ट हो जाता है ना। वो बोलता है ना कि बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जिस तरह से बोल रहे हो आप सामने वाले को उस तरीके से मोल्ड कर सकते हो। सो पार्टिसिपेंट्स गेव अ हायर एस्टिमेशन ऑफ स्पीड व्हेन वर्ब स्मैश्ड वाज यूज्ड एंड अ लोअर एस्टिमेशन व्हेन वर्ब कॉन्टैक्टेड वाज यूज्ड। अब जब मैंने कहा कि कितनी तेज कार की स्पीड थी जब आपस में भिड़ गई, तो आपने कहा बहुत तेज स्पीड थी, 120 180 पे चल रही थी। और जब मैंने आपसे पूछा कि कितनी स्पीड थी जब आपस में कार एक दूसरे से मिल जाती है, तो आपने कहा कि स्पीड तो ओके थी, 80 100 के आसपास में थी। सो देयर वाज अ डिफरेंस इन द आंसर्स ऑफ बोथ दीज। सो हेयर नेचर ऑफ द क्वेश्चन चेंज द मेमोरी। तो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपकी मेमोरी को उसने चेंज कर दिया। इवेंट्स डिपिक्टिंग वायलेंस और अ ट्रेजेडी टेंड टू इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड द आई विटनेस गेट एक्साइटेड एंड डू नॉट पे अटेंशन टू डिटेल्स वाइल एनकोडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप रास्ते में जा रहे थे, अपने काम से आपने देखा कि कहीं पर 4-5 लोग मिलके 2 लड़कों को मार रहे हैं, भयंकर मार रहे हैं, और वो दोनों लड़के ना ऐसे दिख रहे हैं जैसे चोर वोर हो, ठीक है, दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं। तो आप भी जाते हो, आप भी देखते हो अच्छा पक्का किसी की चोरी करी होगी, आप भी मारना शुरू कर देते हो, या आप वहां खड़े होकर देखने लग जाते हो। अब जब आपसे किसी ने पूछा तो आप बोलोगे अरे वो कोई चोर वोर थे, शायद किसी की चोरी करी थी तो इसलिए उनको पकड़ के मारने लग गए। आपने रियलिटी देखी ही नहीं, बट आपको आंखों से जो दिखा आपने उसी को सच मान लिया। सो देयर आर सम ऑफ द टाइम कि हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता है, हम उस इवेंट के ट्रेजेडी को देखने में मतलब लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 कार आपस में आ रही थी, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों भिड़ गए, दोनों में सबको चोट लग गई। अब मान लो ऐसा होता है कि 2 कार आ रही है, आपस में एक्सीडेंट हो गया और एक के अंदर जो सब बैठे हुए थे उनको ज्यादा चोट आई, दूसरे को नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि जिसको चोट नहीं आई है उसी की गलती है, क्योंकि उसी ने इनकी कार में लाके अपनी कार को स्मैश कर दिया। बट बाद में पता चलता है कि जिन लोगों को चोट लगी है एक्चुअल में उनकी कार की स्पीड ज्यादा थी। सो देयर इज अ डिफरेंसेस। आई विटनेस हमेशा सच नहीं हो सकते हैं। सो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसीलिए हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि डिटेल्स के ऊपर फोकस करते ही नहीं है, और इसीलिए आई विटनेस मेमोरी को हमेशा सही नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे कोर्ट वगैरह में प्रोसीडिंग्स होती है ना, तो आई विटनेस को बोलते तो जरूर है कि इनने अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा था, लेकिन फिर भी कोर्ट और ज़्यादा सबूत चाहता है ना, कि कहीं पर उसको रियलिटी वाला कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए और ज़्यादा कोई ठोस सबूत मिल जाए। क्लियर? सो दैट इज अबाउट आई विटनेस मेमोरी। आई होप सो। Fine, clear? Okay. Discuss about the phenomena false memory in detail. False memory क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ, ठीक है। देखो, false memory can be induced by powerful imagination of events that did not take place at all. ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं, कुछ ऐसी फैंटेसीज, कुछ ऐसी वर्ल्ड अपने बना लेते हैं, कुछ ऐसी दुनिया सोच लेते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम ऐसा सोचते हैं कि आज हमने होमवर्क नहीं किया, कल जब टीचर को जाके बताएंगे तो टीचर पूरी क्लास के सामने कितना डांटेगी मुझे, सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, फिर मेरा फ्रेंड मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, फिर ये वाला फ्रेंड मुझसे ऐसी बातें करेगा। हम सब सोच लेते हैं। पता चला कल जब स्कूल गए तो मैम ने कुछ बोला ही नहीं, या मैम ही एबसेंट हो गई, है ना, या मैम ने बोला कि चलो ठीक है होमवर्क नहीं किया था आज कर लेना, कोई बात नहीं। सो दैट इज समथिंग कि कभी कभी हम कुछ ऐसी मेमोरीज सोच लेते हैं, कुछ ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, या जिनके बारे में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है ना। या फिर हम कभी मतलब फ्यूचर नहीं छोड़ो, मतलब फ्यूचर को छोड़ो, पास्ट में सोचने लग जाते हैं कि मान लो उस एक टाइम पर ऐसा हुआ होगा तो फिर ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। कभी सोचते हैं ना हम लोग, बहुत एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट करने लग जाते हैं। सो दिस वॉज डन यूजिंग अ स्टडी कैरिड आउट बाय गैरी मैनिंग एंड लॉफ्टस इन 1996। इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, गैरी मैनिंग एंड लॉफ्टस इन तीनों ने किया था 1996 में। इसमें क्या होता है देखो, इनिशियली दे प्रेजेंटेड बिफोर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स दैट कुड हैव ऑकर्ड इन देयर लाइव्स। तो उनको सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स दे दिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी लाइफ में हुई होंगी। फर्स्ट फेज में दे रेटेड दीज डिफरेंट इवेंट्स। 2 weeks later they were called again and they were given the events that were rated low in the first phase and were asked to visualize and imagine. Finally, in the third phase, the experimenters asked participants to re-rate the events, and once again, they lied to participants that earlier rating were lost. So this time, participants who earlier rated low on likelihood of the events now imagine them to be real and rated high. मेरे पास में ये 3 लोग हैं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, इनको कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ इवेंट्स दिए जो इनकी लाइफ में हो चुके थे, ठीक है, कुछ ऐसी बातें बताई कि ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी पहले हो चुका था, ठीक है। तो इनने उसको रेटिंग दे दी कि हाँ ये सब हमारे साथ में हुआ है। नेक्स्ट में मैंने इनको कुछ ऐसे इवेंट्स दिए जो इनकी लाइफ में मोर और लेस नहीं हुए थे, है ना, तो इनने उसको रेटिंग दे दी लो। इनने कहा कि नहीं ये तो हमारी लाइफ में कभी नहीं हुआ।
कुछ दिनों बाद मैंने इनको वापस से बुलाया, मैंने कहा सुनो वो आपकी लाइफ के जो इवेंट से रिलेटेड आपने लिस्ट दी थी ना, वो मुझसे खो गई है, तो आपको रीरेट करना है। अब मैंने इनको लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए जिसमें इनकी लाइफ में जो इवेंट हो चुके थे वो भी थे, जो नहीं हुए थे वो भी थे। इन्होंने उन इवेंट्स को भी टिक किया जो इनकी लाइफ में नहीं हुए थे, मतलब उनको भी मानने लगे कि ऐसा उनकी लाइफ में कभी पहले हुआ था। सो दैट इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग, है ना, कि हम उस तरीके से ही अपने आप को सोचने लग जाते हैं। सो द पार्टिसिपेंट्स रिपोर्टेड दैट दोज इवेंट्स actually took place in their lives, and these findings show that memory can be induced and implanted through imagination inflation. इसका मतलब ये है कि इस एक एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि मेमोरी को कभी कभी बनाया भी जा सकता है। भले कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हुई हो तो आपको वो यकीन दिलाया जा सकता है कि नहीं नहीं आपकी लाइफ में तो ऐसा कुछ पहले हो चुका है। सो दैट मीन्स मेमोरी कैन बी इंड्यूस्ड। और इसी तरह की इंड्यूस्ड मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स मेमोरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स मेमोरी। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट के साथ में इसको बताओगे कि फॉल्स मेमोरी एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, आप वर्ड लिमिट को ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी एंटर्स इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब बताना है कि एसटीएम से एलटीएम तक इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा आंसर देखो। फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्फॉर्मेशन एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू इलेबोरेटिव रिहर्सल्स। बार बार आप किसी चीज़ को याद करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जैसे कोई सॉन्ग, आपको सॉन्ग्स तो याद ही होंगे, इवन एक नहीं बहुत सारे याद होंगे, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि बार बार आपने उनको सुना है, बार बार आपने उनको गुनगुनाया है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि वो आपकी एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुके हैं, अब आप उनको नहीं भूलते हो। अब इन दिस रिहर्सल इट अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट दैट द टू बी रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, the task of remembering the meaning of the word humanity will be easier if the meaning of concepts such as compassion, truth and benevolence are already in place. जैसे यहाँ पर क्या होता है, हम अटेम्प्ट करते हैं कि हम कनेक्ट करें जो ऑलरेडी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है उसके साथ में। जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि आपको ह्यूमैनिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो पता चले, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपैशन का मतलब क्या होता है, ट्रुथ का मतलब क्या होता है, बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है, तब जाके आप ह्यूमैनिटी के मतलब को भी समझ सकते हो। तो अक्सर क्या होता है, जब एलटीएम तक इन्फॉर्मेशन जाती है तो हम उसको हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। The number of associations we can create around the new information will determine its permanence. कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम एसोसिएट कर पा रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में, वो डिटरमाइन करता है कि कितनी लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन रहेगी। Now, in elaborative rehearsals, one tries to analyze the information in terms of various associations it arouses, and it involves arrangement of the incoming information in many ways as possible. इसमें क्या होता है, जब बार बार रिहर्सल करते हो तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एसोसिएट करने लग जाती है दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ में, और इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को आप अलग अलग तरीके से अरेंज करते हो। We can expand the information in some kind of logical framework and ink it or link it to similar memories, or we could create a mental image. तो mental images वगैरह बना के आप उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सपैंड कर सकते हो, उसका लॉजिकल फ्रेमवर्क ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से एसटीएम से एलटीएम तक इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच जाती है। क्लियर? ये भी आ गया समझ में? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 38। यश इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th. He adopts the method of PQRST for his preparation. Explain the method in detail. यश क्लास 12th का स्टूडेंट्स है, इसने PQRST की मेथड को अडॉप्ट कर लिया है प्रिपरेशन के लिए। इस मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करो। हमने इसको एक बार और एक्सप्लेन किया है अभी वेरी शॉर्ट वगैरह में। देखो PQRST का मतलब होता है आपका प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रेसिटेशन एंड टेस्ट। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो या याद करना चाह रहे हो उसको पहले प्रीव्यू करो, उसके बारे में जानो, फिर अपने आप से क्वेश्चन करो, फिर उसको रीड करो, फिर उसको याद रखने की कोशिश करो और फिर अपना टेस्ट करो। तो ये PQRST मेथड होती है। यश अगर इस मेथड को अडॉप्ट करता है अपनी प्रिपरेशन के लिए तो ऑब्वियस है कि क्लास 12th में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब होता है क्विक लुक एट द चैप्टर एंड नोइंग अबाउट इट्स कंटेंट्स। चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कंटेंट है, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को जान लो। तो फर्स्ट यश को जो है इस एक स्टेप को फॉलो करना है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है उसका मतलब होता है क्वेश्चंस रेज करो, इस लेसन से क्या समझ में आने वाला है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेमोरी, तो ह्यूमन मेमोरी के बारे में जानेंगे, ह्यूमन मेमोरी क्या होती है, ह्यूमन मेमोरी में क्या सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम भूल क्यों जाते हैं अक्सर हमारी मेमोरी की बहुत सारी चीज़ों को। तो शायद इन क्वेश्चन का आंसर मुझे इस चैप्टर से मिलने वाला है। तो अपने आप से क्वेश्चन करो। ही हिमसेल्फ रीड एंड लुक फॉर आंसर्स ऑफ क्वेश्चन दैट ही हैज़ रेज्ड। अब जो भी क्वेश्चंस उसके मन में आए हैं उसके लिए उसको रीड करना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा,
सेल्फ रेसिटेशन का मतलब होता है रीराइट करना, जो भी उसने पढ़ लिया है अब इस चैप्टर में, अब उसको रिसाइट करे, उसको लिख के देखे, है ना, और फिर उसको अपने आप का टेस्ट करना चाहिए कि चैप्टर से उसने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें से उसको क्या क्या समझ में आया है। सो दिस इज व्हाट योर PQRST मेथड, और इस मेथड के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हो, ज़्यादा समय तक याद करके रख सकते हो। ठीक है, बड़ी ही मतलब क्या बोलते हैं, इफेक्टफुल या फ्रूटफुल मेथड होती है, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज अ कंसेप्ट, एक्सप्लेन दिस। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज की लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो कंसेप्ट है। कंसेप्ट के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन करो। कंसेप्ट वाला कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा था हमारे चैप्टर में, आई होप सो आपको याद रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी भी था, पर समझ में मतलब हमने उसको समझ लिया था। देखो, concepts basically क्या होते हैं, mental categories for objects and events and which are similar to each other in one or more way than other. So concept once forms get organized in categories and a category itself is a concept, but it also functions to organize similarities and among other concepts based on common features. Concept एक तरह की mental categories होती हैं, किसी object या किसी event के लिए हम एक concept बना लेते हैं। कंसेप्ट एक बार फॉर्म हो जाता है तो उसको आप कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर देते हो। कैटेगरीज अपने आप में कंसेप्ट होती हैं, लेकिन ये सब फंक्शन करते हैं आपस में साथ में, ताकि ये किसी एक चीज़ के कॉमन फीचर्स को बना सकें, उसको फ्रेम कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड मैंगो। मैंगो इज़ अ कैटेगरी, क्योंकि मैंगो की और भी सारी वेराइटीज़ होती हैं, है ना, मैंगो में अलग अलग तरह के मैंगो होते हैं। तो मैंगो जो है वो एक वर्ड है और ये एक कैटेगरी है, मैंगो एक कैटेगरी है, क्योंकि मैंगो के अंदर और भी अलग अलग तरह के मैंगोज आते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो अ कंसेप्ट विद इन अ कैटेगरी ऑफ फ्रूट। अब मैंगो अपने आप में एक कंसेप्ट है अगर हम फ्रूट की कैटेगरी देखें तो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को अगर आप कैटेगरीज में डिवाइड करोगे तो फ्रूट मैंगो भी है, एप्पल भी है, बनाना भी है, ग्रेप्स भी है, ऑरेंज भी है ना। और मैंगो के अंदर अपने आप में और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जैसे मैंगो के अंदर फिर मैंगो के अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना, ये वाला मैंगो, वो वाला मैंगो, फलाना मैंगो, ढिमकाना मैंगो, मुझे याद नहीं है नाम, ठीक है। तो ऐसे फिर मैंगो के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो फ्रूट अपने आप में एक कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के अंदर फिर से अलग अलग कंसेप्ट हैं, मतलब ये कैटेगरी अपने आप में एक कंसेप्ट है, फिर इसके अंदर अलग अलग तरह के और कैटेगरीज हैं, तो इसे कंसेप्ट बोलते हैं। ये मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो रिप्रेजेंट कंसेप्ट में ऑल्सो गेट ऑर्गेनाइज्ड इन स्कीमा। इसको हम स्कीमास में भी जो है ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ताकि हमको एक मेंटल फ्रेमवर्क मिल जाए जिससे हम अपने वर्ल्ड के नॉलेज को अज्यूम कर सकें, उसको समझ सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा मैंगो, तो मैंगो को आपने फ्रूट्स की कैटेगरी के अंदर डाल के रखा हुआ है। अब फ्रूट्स का कंसेप्ट, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज, अब मैंगो है, मैंगो अपने आप में एक कैटेगरी है, उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स, सो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर आप फिश को भी इमेजिन करते हो, आप क्रोकोडाइल को भी इमेजिन करते हो, है ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप इमेजिन करके ऑलरेडी रखते हो। फिर फिश की अगर मैं बात करूँ तो फिश में अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं ना, कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, ये हमको हमारे वर्ल्ड के नॉलेज को एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं। सो वी एग्जामिन द कंसेप्ट एज द बेसिक लेवल एट विच नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड द नोशंस ऑफ कैटेगरी एंड स्कीमा इज द फर्स्ट लेवल एट विच कंसेप्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट जो होते हैं हेल्प करते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिप्रेजेंट करने में, और साथ ही साथ में कैटेगरी, स्कीमा, ये सारी फर्स्ट लेवल होते हैं जिसके थ्रू हम कंसेप्ट को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, है ना। तो हमारे मेमोरी के अंदर अलग अलग तरह के हम कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, उसमें किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ के रखते हैं, और यही चीज़ें हमको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी रहती हैं और इस वर्ल्ड के नॉलेज को और साथ ही साथ में अजम्पशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये भी आ गया समझ में कि कंसेप्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, सम इंडिविजुअल्स अंडरगो एक्सपीरियंसेस दैट आर ट्रॉमेटिक, एक्सप्लेन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 39 क्वेश्चंस कर लिए हमने, वेरी शॉर्ट के भी और शॉर्ट के भी, तो आई होप सो कि समझ में आ रहे हैं, है ना, कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे लिखना है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि कुछ कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। दैट मीन्स आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इमोशनली एक पर्सन को हर्ट करते हैं, कैसे?
Sigmund Freud believed that such experiences are repressed into the unconscious and are not available for retrieval from memory. It is a kind of repression that is painful and threatening and embarrassing memories which are held out of consciousness. तो सिगमंड फ्राइड कहते थे कि इस तरह के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ये सब के सब हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी के अंदर रिप्रेस हो जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है कहीं ना कहीं मतलब दबे हुए होते हैं और अवेलेबल नहीं होते रिट्रीवल करने के लिए, बार बार हमको याद नहीं आते हैं या हम उनको रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। एक तरह का ऐसा रिप्रेशन जो बड़ा ही पेनफुल होता है, ऐसी यादें जिन्हें हम कभी भी याद नहीं करना चाहते हैं, जो बड़ी ही थ्रेटनिंग होती हैं, बड़ी ही एम्बैरेसिंग होती हैं, इसलिए हम इसको अपने कॉन्शियस माइंड से दूर ही रखते हैं। कुछ लोगों में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से साइकोलॉजिकल एमनीशिया हो सकता है। अभी हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा था, है ना, साइकोलॉजिकल एमनीशिया में फ्यूज स्टेट कैसे आता है, ट्रॉमा कैसे होता है, एग्जाम्पल वगैरह दिया था। तो ऐसे ही कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो कुछ ऐसे ऐसे क्राइसिस को एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको भूल नहीं पाते हैं, और जब भूल नहीं पाते हैं तो अपने इस मेंटल फ्लाइट की वजह से या अपनी इस मेंटल फाइट की वजह से वो फ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। और वन ऑफ द रिजल्ट कि फ्यूज स्टेट जो है मतलब इस तरह का डिसऑर्डर लोगों को हो जाता है तो वो इसके विक्टिम बन जाते हैं। और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना वो बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि जिन उनको पीटीएसडी हो जाता है। पीटीएसडी भी एक तरह का डिसऑर्डर है, आपने ये चैप्टर में पढ़ा नहीं है लेकिन आगे पढ़ोगे तो इसलिए मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ। पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, सिंड्रोम नहीं, डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने कोई ट्रॉमा वगैरह फेस कर लिया है, उस ट्रॉमा के बाद में जो स्ट्रेस आपको हो रहा है उसे पीटीएसडी बोलते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, मान लो आपने कभी कोई अर्थक्वेक फ्लड अपने आंखों के सामने देखा है, लोगों को देखा है कि वो कैसे चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं और जो है इधर उधर भाग रहे हैं, ये सारा कुछ आपने फेस किया है। तो ऐसा होगा कि जब आप इस ट्रॉमा से बाहर निकल जाओगे या इस तरह का मतलब एक ट्रॉमा फेस कर लोगे तो रातों में आपको नींद नहीं आएगी, आप सोते सोते वही सारी चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिखेंगी। तो ऐसा पीटीएसडी होता है। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ ट्रॉमा की वजह से होता है ना। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस कुछ इसी तरह के होते हैं। और इसी के साथ में हमारा आज का ये सेशन होता है फाइनली कंप्लीट। आई होप सो सारा कुछ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है जिसमें हमने किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर ह्यूमन मेमोरी, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील किया। आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू। किसी तरह का कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करिए। किसी तरह का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछिए। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है आप उसको ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से, मतलब ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत ही इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे जैसे ही आप गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास चैप्टर लेक्चर टॉपिक आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो आपके सामने हो जाएगा ओपन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।